हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल सेट के बारे में। जो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली था उसका तो हम आपको सोल्यूशन दे ही दिए। बाकी आज हम यहाँ पे आपको टोटल 2 3 4 इस तरह से इसी तरह से और भी सेट लाएंगे। सभी सेट का आपको प्रॉपर मॉडल सेट का यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको हम 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 5 अगर इतना सेट देते हैं तो इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 35 मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि टोटल आपका जो क्वेश्चन रहेगा 70 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही आंसर देना है। और भी क्या, तो जो जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने मर्जी से 35 क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि टोटल 70 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको जो सबसे जिसमें आपको 100% श्योरिटी है वही क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करिए और उसी को आपको रंगना है। तो इतना 35 मार्क्स तो ईजिली मार्क्स आ ही जाएगा। उसके लिए यहाँ पे हम भी आपको प्रैक्टिस करा ही रहे, इसी तरह के और भी मॉडल पेपर लाएंगे ही। तो इस सब के लिए आपको ये करना होगा कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि इसी तरह का और भी मॉडल पेपर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख सके। और इसके अलावा आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, और जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे ये सारा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो आइए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे दिया हुआ कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट विल बी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए कि देखिए कैपेसिटर आप लोग जानते होंगे, उसमें कैपेसिटेंस जो है सो 1 माइक्रोफैराड है और उसका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। अब पूछा है कि ये जो प्लेट है, मान लीजिए ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये क्या है कि नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट का है। अब पूछा कि ये जो प्लेट है उस पर कितना माइक्रो कूलम का जो चार्ज होगा, चार्ज आपको निकालना है ना। तो चार्ज बराबर यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जानते होंगे जब निकाले होंगे उस समय। तो Q बराबर हमारा होता है सी भी। Q चार्ज है, सी कैपेसिटेंस, भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपल सा, इस पर आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगी, 1 माइक्रो कूलम। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास, और आपको यहाँ पे किलोग्राम में बताना है। तो 1 एटॉमिक मास दैट मीन्स ये हो गया कि 1 AM इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। किलोग्राम में बात करें तो -27 हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। EM बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में दिया है, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब किसी भी बॉडी को, जब कोई भी बॉडी को यहाँ पे हम चार्ज करते हैं तो वो उसमें उसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो घटता है, बढ़ता है, या मे भी घट या बढ़ सकता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर बताइए। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका आंसर देखने से पहले आपको यहाँ पे बताते हैं कि चार्ज चार्ज क्या होता है कि दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब बात करें कि जैसे कोई भी बॉडी है उसको अगर हम पॉजिटिवली चार्ज वो रहता है, डेट मीन्स उसका ये होगा कि उसमें से क्या इलेक्ट्रॉन निकला है और उसका मास घट गया है। और जब कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या है, ज़्यादा है, तो उसका मास उसमें ज़्यादा रहता है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है तो उसका मास कम हो जाता है और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के पास यहाँ पे मास ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया है कि हम किसी भी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करते हैं या तो फिर पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि मे इंक्रीज और डिक्रीज। जब निगेटिवली चार्ज करेंगे तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, जब पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मे बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आती है कि जैसे ये होता है कि जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये आते हैं कि जब कोई भी जो कोई भी बॉडी है उसको हम न्यूट्रल कब कहेंगे। जब मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है उसको हम न्यूट्रल कब कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस टाइम हम उस बॉडी को कहेंगे कि ये क्या है, हमारा न्यूट्रल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर इसमें दिया है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफेराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेराड। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि हमें 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर्स लेना है और उसका जो कैपेसिटेंस होना चाहिए 5 माइक्रोफेराड होना चाहिए, तो हमें कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की ज़रूरत होगी, तो वो हमें हो जाएगी 6 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में दिया है 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज ईएसयू में आपको बताना है। ईएसयू में 1 कूलम चार्ज जो होता है वो 3 × 10⁹ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए 3 × 10⁹ अब 6th नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल। अब देखिए कोई भी मेटल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब मेटल की बात करें ना, तो मेटल में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाता है। मेटल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाता है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें तो इनफाइनाइट हो ही जाता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो उसमें वहाँ पे जो जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा जाता है तो वो सब डाइलेक्ट्रिक होता है। तो इसका इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें है कि 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये पूछा है कि ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हैं। अब मान लेते हैं पॉइंट चार्ज यहाँ पे है Q1 और एक यहाँ पे है -Q2। इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 40 सेंटीमीटर है और ये क्या है, एयर में है, हवा में है। तो चलिए अब इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को जो फार्मूला है तो वो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम है। तो एनर्जी पूछा है, एनर्जी या तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे यूई हो गया। अब इसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि के Q1 Q2 बाय यहाँ पे हो गया हमारा R हो गया। अब इस फॉर्मूला पे आप उसका वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा और आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा -2.25 जूल आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1 वोल्ट इक्वल टू, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे वोल्ट और वोल्ट का जो यूनिट होता है वो भी आपको बताना है। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल वीडियो और पीडीएफ यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। तो वो चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और बाकी वीडियो के लिए आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट इक्वल टू पूछा है ना, तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है जूल पर कूलम कितना, तो 1। तो यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 जूल कूलम हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। 8 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 1 जूल पर कूलम। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यहाँ पे पूछा है कि कैपेसिटी क्या, किस तरह से उसका निकालते हैं। तो वो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बीच का सेपरेशन और उसका एरिया कितना होता है। तो इससे हमारा उसका कैपेसिटेंस या तो फिर कैपेसिटी निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में है ये E0 दैट मीन्स एरिया। तो ये 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर, इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर चार्ज कंडक्टर। तो ये कंडक्टर की बात करें तो आप लोग सिंपल सा इसका फॉर्मूला बेसिस है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि पोटेंशियल एनर्जी कंडक्टर का हमें निकालना है, तो इसका जो एनर्जी होता है, एनर्जी वो होता है हाफ CV²। ये हमारा एनर्जी, ये कैपेसिटेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो CV² 1/2 CV²। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें दिया है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ अ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। अब आप लोग याद करिए कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम दे रहे हैं उस समय अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आपको कैपेसिटर के बारे में नहीं पता, आपको रेसिस्टेंस के बारे में पता है, तो अगर आपको रेसिस्टेंस के बारे में भी पता है तो उससे भी आप कैपेसिटर का निकाल सकते हैं। तो वो किस तरह से, तो आइए आपको बताते हैं।
अब मान लीजिए कि कोई भी रेसिस्टर है, अगर उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेसिस्टर का आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से होता है। जब ये क्या है कि रेसिस्टर यानी प्रतिरोध है और वो सीरीज में हम जोड़ते हैं तब। अब पैरेलल में जब यहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 इस तरह से रहता है। तो अगर आपको रेसिस्टेंस का याद है तो सेम इसका अपोजिट जो होता है वो कैपेसिटेंस में होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे सीरीज की कैपेसिटेंस में। सीरीज में अगर कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरह से डॉट 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 करके आगे नेक्स्ट जोड़ सकते हैं। और पैरेलल में ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, तो कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में और प्रत्येक का जो कैपेसिटी दिया हुआ है C है, तो ये हमारा जो हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ये हो जाएगा हमारा C और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा हो गया 3/C और ये हमारा 1/C इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट निकालिएगा तो वो हो जाएगा C/3 आ जाएगा। अब C/3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, इसमें द रेसिस्टेंस ऑफ ए मीटर। ए मीटर का आप लोगों को प्रतिरोध मालूम होगा क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेरी स्मॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर दिया है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सोलर जो एनर्जी है, सूर्य का जो जैसे मान लीजिए सोलर एनर्जी होता है तो वो किस प्रकार से बनता है। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से, या तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन से, बोथ ए एंड बी, या तो फिर नन ऑफ दीज। तो सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी की बात करें तो ये जो बनता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब ये हो गया कि फ्यूजन तब बनता है, यानी फ्यूजन अकर्स व्हेन प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम वैलेंटली यहाँ पे कॉन्साइड इन सन कोर देन द फ्यूज क्रिएट हीलियम एटम। जब मान लीजिए कि ये न्यूक्लियर है, अब ये न्यूक्लियर जो क्या होता है कि जिसका जो प्रोटॉन होता है, जो यहाँ पे क्या होता है भारी द्रव्यमान का होता है, वो हल्के इलेक्ट्रॉन के नाभिक से मिलकर जो प्रतिक्रिया करता है उसी को हम नाभिकीय संलयन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हाईली मात्रा में यानी बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, हाई यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें दिया है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। जैसे इसमें सिंपल सा आंसर है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। मान लीजिए कि कोई भी कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपको मालूम होगा कि साइज ऑफ कंडक्टर, अगर जितना मान लीजिए कि कोई कंडक्टर छोटा सा है तो उसमें रेसिस्टेंस भी छोटा सा ही डिस्टेंस में लगेगा। अगर उसकी दूरी को बढ़ाते हैं तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। डेट मीन्स इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसमें 15 नंबर, द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी इज। अब मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, अब उसमें क्या हुआ कि आर रेसिस्टेंस है उसका, और उसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और टाइम टी में आपको बताना है कि उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है। हीट मतलब डेट में से एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो सिंपल सा आपको ये एनर्जी निकालना है, वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है हमारा कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। अब ओम्स लॉ का आपको लिमिटेशन जो होता है वो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो आप देख लीजिएगा कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है। और व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, जब टेम्परेचर अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टर का वेरी लो होता है, वेरी हाई होता है, वेरी करता है, या तो फिर कांस्टेंट होता है, तो आपको मालूम है कि ओम्स लॉ तभी कोई भी कंडक्टर पे वैलिड होता है जब उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है और स्थिर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इसमें दी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। अब यहाँ पे कंडक्टर है सिंपल सा, सेमी कंडक्टर के भी बारे में आपसे पूछ सकता है, तो वो भी आपको बता देते हैं कि अगर बात करें सेमी कंडक्टर की, अर्धचालक की,
तो सेमीकंडक्टर में जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। याद रखिए कि जब सेमीकंडक्टर हम लिए हैं उसमें टेम्परेचर, ये हम सेमीकंडक्टर लिए, अगर इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और यहीं पे अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसके साथ साथ रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे पूछा ये है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ेगा ही। इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी हो गया, डिक्रीज इन लेंथ ये तो नहीं होगा। अगर लेंथ उसका हम घटाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी घटेगा ही, बढ़ेगा तो नहीं। डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो फाइनली 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगी। टेम्परेचर को हम जब बढ़ाएंगे तो उसका जो यहाँ पे ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, इसमें 2 बल्ब यहाँ पे 25 वाट एंड 20 वोल्ट एंड 100 वाट एवं 20 वोल्ट आर गिवन, व्हिच हैज़ हायर रेसिस्टेंस। दो यहाँ पे बल्ब दे दिया है, एक 25 वाट का और 220 वोल्ट एंड 100 वाट और 220 वोल्ट। अब इसमें से पूछा है किसका ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, हायर रेसिस्टेंस किसका होगा, 25 वाट वाले बल्ब का, 100 वाट वाले बल्ब का, या दोनों जो बल्ब है उसका समान रेसिस्टेंस होगा। बोथ बल्ब आर इक्वल रेसिस्टेंस। डी में दिया है कि रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इस दोनों का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछा। तो इसको यहाँ पे इसका जो रेसिस्टेंस पूछा है तो सबसे ज़्यादा हाइयर हो जाएगा 25 वाट वाले बल्ब का रेसिस्टेंस। 25 वाले वाट का जो बल्ब होगा उसका रेसिस्टेंस हाइयर होगा, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मेजर्ड। ईएमएफ क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं होता है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। और ये देखिए ईएमएफ है, जैसे आपको नाम से मालूम चल रहा कि ईएमएफ क्या है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बल है, बट ये बल नहीं है। ये क्या है कि ये एक पोटेंशियोमीटर का जो यहाँ पे उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेजर करता है, नो कि वहाँ पे फोर्स मेजर करता है। तो ईएमएफ सेल ऑफ मेजर्ड बाय किससे, तो पोटेंशियोमीटर से। तो ये जो मापा जाता है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देखिए मैग्नेटिक डिप और यहाँ पे क्या पूछा है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे भी पूछा है। ये दोनों मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इक्वेटर पे ही पूछा है, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। जब दोनों सेम है तो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो जाएगी, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दी वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है। और ये देखिए इसमें सिंपल सा इसका आंसर है दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामो। डायनामो का जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, वो किस पे काम करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, EMI पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और इंडक्शन में यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बीमीय सूत्र होता है, वो क्या होता है, तो इसका बीमीय सूत्र हो जाता है ML और उसके बाद T² और I-2 हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ML T² I-2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप पूछा है ना, तो मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप जो होती है वो हो जाती है यहाँ पे ये 90 डिग्री होती है, बट इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसमें इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगी, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, नन ऑफ दीज हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है 24 नंबर क्वेश्चन कि अर्थ मैग्नेटिज्म हुआ डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि अर्थ जो मैग्नेटिज्म की तरफ बिहेव करता है, ये किसने पता लगाया था और किसने कहा था, ये आपको बताना है। अर्थ मैग्नेटिज्म हुआ जो डिस्कवर्ड हुआ, तो ये जो डिस्कवर्ड किए थे वो गिलबर्ट किए थे। कौन किए थे, गिलबर्ट किए थे। तो यहाँ पे 24 यानी 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, गिलबर्ट हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर
परमिएबिलिटी। अभी उसका हम यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला देखिए और उसका परमिएबिलिटी आपको बताना है, उसका यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाता है या तो फिर करेक्ट रिलेशन क्या हो जाता है, तो वो होता है B/H हो जाता है, B/H। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, B/H हो जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लो वैल्यू इन फेरिट्स। तो फेरिट्स ये कंडक्टिविटी, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी या तो फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये पूछा है कि सबसे कम लो वैल्यू जो होगा फेरिट्स का वो किस में होगी, कंडक्टिविटी में, परमिएबिलिटी में या मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी में। तो इसका आंसर यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगी कौन सा, तो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में तो ये हो जाएगी, इसमें जो फेरिट्स का जो वैल्यू होगा वो सबसे कम हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम्स। अब देखिए कि मान लीजिए कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसका जो पावर है, यानी मान लीजिए कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसको इंक्रीज करते हैं 4 टाइम्स, 4 गुना उसको बढ़ा देते हैं, तो उसका यानी सस्पेंडेड जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितने से बढ़ जाएगा, तो वो भी यहाँ पे डबल हो जाएगा। जब उसको 4 टाइम करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है और 1 टेस्ला बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। अब यहाँ पे पूछा है एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी पूछा है, तो एनर्जी डेंसिटी जो हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वो B² 2/μ0 हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, यहाँ पे B² 2/μ0 हो जाएगी। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले ये सबसे पहले आपको बताना है कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये काम करता है EMI पे, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या होता है, सबसे उससे पहले देखिए एक बार और जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का तो होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में एक होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हम N1 और सेकेंडरी कॉइल को N2 से डिनोट करते हैं, ये सिंपल हो गया। अब बात करते हैं कि स्टेप अप कौन होगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन होगा। तो यदि प्राइमरी कॉइल N इज इक्वल टू यहाँ पे अगर मान लेते हैं N2 हो गया, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं, वही ना स्टेप अप होगा ना स्टेप डाउन होगा। अगर मान लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल का जो नंबर होगा सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए प्राइमरी कॉइल जो होगा वो सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा हो जाएगा, डेट मीन्स ये जो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में कम है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर का क्या होगा, वोल्टेज घट जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर देखिए N1 ज़्यादा है N2 कम है, तो उसका वोल्टेज घटेगा, डेट मीन्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया ये हमारा। और यहीं पे अगर बात करते हैं कि N1 इज लेसर देन N2, डेट मीन्स सेकेंडरी कॉइल का जो वैल्यू है वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, इसका कम वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा, डेट मीन्स ये हमारा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज। तो वहाँ पे आपको जवाब ये देना है कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें प्राइमरी कॉइल का जो नंबर होता है वो कम होता है, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ज़्यादा हो जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर इसका मालूम चल गया होगा, व्हिच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या डिक्रीज करता है, तो वोल्टेज डिक्रीज करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, वोल्टेज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं कि लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब आपसे पूछा कि लेंज लॉ इज एसोसिएटेड, तो लेंज लॉ जो होता है वो किसके कंजर्वेशन से किसके कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, किसको कंजर्व करता है, तो वो एनर्जी को करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का यूनिट आपको बताना है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि रिएक्टेंस का भी जो यूनिट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ओम हो जाता है, ओम हो जाता है। तो इसका आंसर ओम हो जाएगी। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। फेराड किसका होता है, तो कैपेसिटेंस का होता है। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ओम का भी पूछ सकता है, मोह भी पूछ सकता है, एम्पियर भी पूछ सकता है। एम्पियर धारा का होता है, तो ये सारा चीज़ तो आपको मालूम ही है। अब यहाँ पे जो मोह जो होता है ये कंडक्टेंस का होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर, अ चॉक इज यूज्ड एज अ रेसिस्टेंस इन। अ चॉक इज यूज्ड एज अ रेसिस्टेंस इन both DC circuit, AC circuit, both AC and DC circuit, neither A और नॉर B। सबसे पहले आपको ये जानना है कि चॉक क्या होता है। तो चॉक एक मतलब कम रेसिस्टेंस वाला पदार्थ होता है जो कंट्रोल करता है AC सर्किट को। दैट मीन्स ये हुआ कि AC चॉक इज एन इंडक्टेंस coil of very small resistance used for controlling current in an AC circuit। AC सर्किट में क्या करता है कि चॉक कंट्रोल करता है इसको यहाँ पे इंडक्टेंस को। तो ये हमारा हो जाएगा AC सर्किट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको यहाँ पे, तो AC सर्किट को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर। देखिए अभी जस्ट ये क्वेश्चन आ गया, इससे पहले आपको हम इतना अच्छा सा समझा दिए हैं कि स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, और प्राइमरी कॉइल जैसे स्टेप अप नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा। तो स्टेप अप किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लेसर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल टर्न्स। तो ये हमारा हो जाएगा N2 इज ग्रेटर देन N1। देखिए अभी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर है, अ चॉक कॉइल इज अ कॉइल हैविंग। अभी जस्ट आपको ये बताया है कि इसका जो इंडक्टेंस होता है वो लो होता है, और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये यहाँ से इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, डेट मीन्स नेग्लिजिबल होता है, और इसका इंडक्टेंस हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 का जो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, हाई इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, if N1 and N2 are number of primary and secondary coil of a step up transformer then। अब बिल्कुल सेम जो ऊपर क्वेश्चन है वही यहाँ पे दोबारा भी आ गया है। अब ऐसा करिए कि आप यहाँ पे स्टेप अप है ना, अब यहाँ पे स्टेप डाउन मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समझ लीजिए कि यहाँ से आपसे पूछा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल N1 एवं N2 रिस्पेक्टिवली है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो स्टेप डाउन की बात करें तो स्टेप डाउन में हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल टर्न्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कब, जब हम स्टेप डाउन की बात करें तब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है स्टेप अप, तो स्टेप अप के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, द कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर रिक्वायरमेंट इज ऑफ। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये सारा चीज़ क्वेश्चन है। तो गैल्वेनोमीटर के जो हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें हाई रेसिस्टेंस चाहिए, तो वो हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगी, हाई रेसिस्टेंस। अब 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। EMF जो EMW जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किससे विचलित होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, ए एंड बी। बोथ ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, डेट मीन्स इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, EMW आर प्रोड्यूस्ड बाय। EMW अभी ऊपर ही देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हम बात करते हैं, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि जैसे मान लेते हैं क्या है कि कोई भी चार्ज है,
चार्ज कैसे रह सकता है? तो एक चार्ज हमारा रेस्ट में है, मान लेते ये क्यू हमारा क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में। दूसरा यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो यहाँ पे मूव कर रहा है। तीसरा जो होता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। अब बताइए कि जो चार्ज यहाँ पर रेस्ट में है, एक चार्ज यूनिफॉर्मली मतलब वो क्या है कि एक समान रूप से एक समान गति से वो चल रहा है। और तीसरा जो है सो ये यहाँ पे एक समान गति से नहीं चलकर रैंडमली यहाँ पे चल रहा है। अब इस तीनों में से बताइए कौन सा ऐसा चार्ज है जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा? बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो चार्ज जो थर्ड वाला जो है, जो यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहा है, वो हमारा क्या देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा। याट मीन्स हमारा ये कि ये क्या है, चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड है, और दूसरा जो चार्ज था ये केवल एक समान गति से चल रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपना ये चल रहा था, तो ये हमें नहीं देता है। बट यहाँ पे ये क्या करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड देता है और ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं देता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों देता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेटेड हो गया। अब देखिए इस ऑप्शन में है कहीं चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। चार्ज एट रेस्ट ओनली, रेस्ट में तो ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे है कि एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड चार्ज ओनली ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगी। जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा या डी एक्सेलरेटेड होगा तो वो क्या करेगी कि ईएमएफ ईएमडब्ल्यू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है कि द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज, पॉइंटिंग वेक्टर का जो यूनिट होता है वो होता है यहाँ पे वो डब्लू मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, डब्लू मीटर स्क्वायर। और ये जो नाम जो पढ़ा है, ये नाम किस पे पढ़ा गया है? तो नाम की बात करें तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम यहाँ पे था जॉन हेनरी पॉइंटिंग, उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट पड़ा था जो ये पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये हमारा हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि दी यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब सिंपल सा इसका है कि रेशियो आपको पूछा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट इसका सिंपल सा आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बी जो यानी बी में तो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट यहाँ पे क्या होता है? तो बी का यूनिट हमारा हो जाता है ये, इसका तो एक और होता है जिससे टेस्ला हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। उसके अलावा इसका और एक होता है वो हमारा हो जाता है न्यूटन, यहाँ पे एन एस, और फिर कूलम पर मीटर, एन एस कूलम पर मीटर। और इसका जो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमारा हो जाता है वोल्ट पर मीटर। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा एस एम पर मीटर, साइमन पर मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, साइमन पर मीटर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट देन द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। अब मान लीजिए कि हम जैसे कोई भी वस्तु को देखते हैं, अब जैसे वो क्या बनता है कि रेटिना पे वहाँ पे बनता है उसका इमेज। अब वो किस प्रकार का इमेज बनता है, वर्चुअल, इन्वर्टेड, रियल, या तो फिर इन्वर्टेड, किस प्रकार का बनता है? रियल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, या तो फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो वो हमारा वास्तविक बनता है और वो उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। अब 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय पाथ लेंथ, या तो फिर पाथ लेंथ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑप्शन डी में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ बाय 2। तो ऑप्टिकल पाथ जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में दिया है अब बायो कन्वेक्स लेंस जिसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ इक्वल कर्वेचर एच ऑफ 20 सेंटीमीटर पावर ऑफ लेंस।
पावर ऑफ लेंस सबसे पहले आपको ये बताना है, ये व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो यहाँ पे डायोप्टर होती है, और डायोप्टर क्या होते हैं, तो 1/फोकल लेंथ। 1/फोकल लेंथ इस किसको यहाँ पे तो मीटर में मापते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, और इसका यूनिट डायोप्टर होती है। इतना आपको याद रखना है, सिंपल सा। अब उसका यहाँ पे है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो पावर ऑफ लेंस पूछा है, तो पावर ऑफ लेंस यहाँ पे हो जाएगी 5 डायोप्टर हो जाएगी, ये 5 डायोप्टर हो जाएगी, तो इसका आंसर यहाँ पे हो गई 5 डायोप्टर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। मीन कलर दैट मीन्स येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो कलर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे कलर जो होता है विव, यहाँ पे ग्रेओर, ये होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारा हो गया। अब येलो का पूछा है तो ये हमारा हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो जी और यहाँ पे ओ हो गया। अब देखिए जी और यहाँ पे ओ है क्या कहीं पे। अब देखिए यहाँ पे आर प्लस यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी है, तो ये हमारा हो गया वी, और ये हमारा हो गया आर, और इसको हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा उसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 40 यहाँ पे 44 का जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। मतलब ये हमारा रेड हो गया और ये वॉयलेट, तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा येलो को आ जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा आई डिफेक्ट है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस से रिमूव करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस करने का मतलब ये यहाँ पे उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कॉनकेव लेंस से हम कौन से डिफेक्ट आई डिफेक्ट को रिमूव करते हैं। फिर बायफोकल लेंथ है, बायफोकल लेंस से कौन से आई डिफेक्ट को रिमूव करते हैं, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स लेंस से हम किस आई डिफेक्ट को रिमूव करते हैं, तो वो हमारा नियर साइटनेस होता है। नियर साइटनेस दैट मीन्स निकट दृष्टि दोष। ये जो नियर साइटनेस होता है इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, बट जो फार यानी अवे हमारे से होती है, फार अवे हमसे दूर होती है, वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो साफ साफ दिखाने के लिए हम वो कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं, चश्मा में यहाँ पे लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस से बने हुए, तो हमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखने लगती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नियर साइटनेस। अब फार साइटनेस में क्या होता है कि हम कॉन्वेक्स यानी ये तो नियर साइटनेस में कॉन्वेक्स लेंस का, और फार साइटनेस में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं ये हमारा। और बायोफोकल लेंस का उपयोग हम किस में करते हैं, तो ये आप बताइए बायोफोकल लेंस का उपयोग किस में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस जिसका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इज इमर्ज इन वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, देन इट बिहेव एज। डेट मीन्स ये है कि जो हमारा लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसके, वाटर के कंपेरिजन में। ये जो कन्वेक्स लेंस है 1.5 और वाटर का है 1.33, तो ये जो कन्वेक्स लेंस है इसका ग्रेटर है वाटर से। तो जब यहाँ पे ग्रेटर रहेगा तो वो जो हमारा बिहेव करेगा सच एज, ये जो बिहेव वो यहाँ पे जो बिहेव करेगा वो किस तरह का बिहेव करेगा, तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ अ हेल्दी मैन इज अबाउट। अब ये प्रीवियस भी क्वेश्चन पूछा था और बारीकी से बिल्कुल आपको अच्छे से इसका आंसर देना क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि आई लेंस के बीच जो दूरी होती है वो कितनी होती है, फोकल लेंथ कितनी होती है, तो वो हमारा होता है 2 सेंटीमीटर होता है। ये 25 सेंटीमीटर नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर नहीं, 2 सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये पूछता है कि अ हेल्दी मैन के लिए जो निकट दृष्टि जो निकट जो दूरी होती है वो कौन सी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। बट यहाँ पे आई लेंस की फोकल लेंथ पूछे तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, देन
ये क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर देन। तो ये पूछा है कि जब वो वहाँ पे सिंपल एक मान लीजिए कि यहाँ पे ये मिरर है, ये मिरर हो गया हमारा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 15 सेंटीमीटर, और इसके 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम एक ऑब्जेक्ट रखती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, किस प्रकार का बनेगा ये आपको बताना है। तो ये जो हमारा बनेगा सबसे पहले तो ये यहाँ पे मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि आवर्धित बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, उसके बाद रियल बनेगा, और इन्वर्टेड उल्टा तो बनता ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इट फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू अ टू कॉम्बिनेशन ऑफ। ये जो इंद्रधनुष आप लोग आसमान में देखते हैं ये किसके कारण बनता है, ये जो बनता है डिस्पर्सन के कारण बनता है। डिस्पर्सन के कारण बनता है, उसके अलावा कौन कौन सी कारण है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन है, या तो फिर फोकसिंग है, या तो फिर स्कैटरिंग है। तो ये डिस्पर्सन के अलावा एक होती है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। जब ये बारिश की जो बूंदी होती है, ये जो बारिश के जो बूंदे होते हैं वो बादलों में रहते हैं, बादलों पर अटक जाता है, जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो वो जो किरण बिहेव्स लाइक एज प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो उससे जो प्रकाश की जो किरण होती है वो उससे पास होती है, और वहाँ पे जो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल मतलब उससे जितना लाइट आती है उतना है उससे पास भी हो जाती है, जिसके कारण वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। और आपको मालूम है कि जब कोई वाइट रेज प्रिज्म में प्रवेश करती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो 7 कलर वही हमें क्या देखता है, तो इंद्रधनुष देखता है। तो डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इंद्रधनुष रेनबो हमें दिखता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास इज इमर्ज इन वाटर इट वर्क्स एज। कॉनकेव लेंस को यहाँ पे हम रख रहे हैं, कॉनकेव लेंस मतलब उत्तल लेंस को हम पानी में रख रहे हैं, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, लेस कन्वर्जेंट, मोर कन्वर्जेंट, लेस डाइवर्जेंट, या मोर डाइवर्जेंट। तो ये लेस डाइवर्जेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, लेस डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट। अब ये जो मानव का जो आँख होता है उसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो कितने मिनट, तो ये हमारा 1 मिनट का होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव लेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। अब देखिए कि जैसे कोई पार्टिकल्स है, अब उसका वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, वेव लेंथ बताना है। वेव लेंथ क्या होता है, तो हमारा h/m भी होता है। ये जो वेव लेंथ होता है वो हमारा h/m भी होता है। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट, m हो गया मास, और v हमारा वेलोसिटी हो गया। ये सिंपल सा, तो ये हमारा h/m भी हो गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, कैथोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय। कैथोड रेज क्या होता है, कैथोड रेज जो होता है वो यहाँ पे, अगर ये मान एक और क्वेश्चन आती है यहाँ पे कैथोड रेज से रिलेटेड है कि बीटा रेज आर। बीटा रेज क्या होता है, तो वो कैथोड रे का ही होता है। अब कैथोड रे डिस्कवर्ड कौन किए थे, तो ये किए थे विलियम क्रूक्स किए थे। विलियम क्रूक्स क्या किए थे, कैथोड रे का खोज किए थे। और ये कब किए थे, तो ये किए थे 1879 में किए थे। 1879 में कैथोड रेज का डिस्कवर किए थे। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर, मिलीकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेक्स यूज ऑफ। मिलीकन्स का जो वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे किसके यहाँ पे मेक्स यूज ऑफ, तो ये स्ट्रोक्स लॉ का यूज ऑफ करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, स्ट्रोक्स लॉ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है, व्हेन लाइट इंटर इनटू ग्लास इट्स वेवलेंथ। अब देखिए सिंपल सा आंसर ये क्वेश्चन ये है कि जब कोई भी प्रकाश किसी भी ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ वो डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, रिमेन्स द सेम या नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जैसे ग्लास है, अब उसमें प्रवेश करेगी कोई भी लाइट तो उसका वेवलेंथ जो होगा वो सिंपली है कि वो डिक्रीज ही करेगा।
तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v। सिंपल सा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m हम ले लिए और उसका चार्ज क्या है, q है, उसको हम एक्सेलरेट किए किस वोल्ट के साथ, तो v वोल्ट के साथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विल बी। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो वो उसका जो फार्मूला हो जाएगा वो किस तरह का होगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे h/2q/mv हो जाता है, h/2q/mv हो जाता है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, h/√2q/mv हो जाएगी, h/√2q/mv हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गामा रेज आर सिमिलर टू। सबसे और गामा रेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर इज, मतलब जो अत्यधिक भेदन क्षमता होती है वो किसके पावर होती है, तो गामा रेज के पावर होती है। क्यों होती है, तो ये भी पूछा जाता है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ गामा रेज हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। गामा रेज के पास क्या होती है, निम्न अत्यधिक भेदन क्षमता होती है, किसके कारण, तो इसका जो यहाँ पे वेवलेंथ होता है वो कम होता है। और यहाँ से पूछा है कि सिमिलर। अब देखिए कि इसके सिमिलर तो कोई नहीं होता, बट यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इस कैटेगरी में क्या होता है कि एक्स रेज के ये सिमिलर होता है। तो गामा रेज और सिमिलर टू एक्स रेज हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ थोरियम 230 और 90 यहाँ पे दिया है। जब इस तरह का आपको क्वेश्चन कोई भी दे दे, सिंपल सा आपको करना ये है कि इसमें एटॉमिक नंबर कौन सा होगा और एटॉमिक मास कौन सा होगा, ये आपको डिफाइन कर लेना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि इसमें एटॉमिक मास कौन सा है। एटॉमिक मास मतलब ये हमारा हो गया 230, एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते, ये हमारा हो गया 90। अब पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होती है, ए माइनस जेड होती है। डेट मीन्स 230 माइनस यहाँ पे 90 को रिमूव कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140 आंसर आ जाएगा। 140 ऑप्शन बी में है तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। इसी तरह से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूट्रॉन्स दे देगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ देगा, मास नंबर पूछ देगा, ये सारा चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इससे आपको सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, NH यहाँ पे या तो फिर ये एच या तो NH/2π होता है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का यहाँ पे नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 हो गया। अब n के जगह पे हम यहाँ NH/2π हो गया, n के जगह पे हम रख दिए 1 होता है तो 1H/2π। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया H/2π आ गया। कब, जब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तब। अगर यहाँ पे हीलियम रहता तो 2 रहता है 2H/ यहाँ पे 2π, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। लिथियम की बात करते तो 3H/2π हो जाता इस तरह से। तो इसका यहाँ पे क्या आ गया, H/2π आ गया, H/2π ऑप्शन सी में है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें है द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर अ स्पेसिमेन आर जेड एंड ए रिस्पेक्टिवली। अब सिंपल सा क्वेश्चन इसी तरह का ऊपर तो सॉल्व ही किया है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ही दे दिया है। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर अ स्पेसिमेन आर जेड एंड ए रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम विल बी। यहाँ पे भी ये न्यूट्रॉन ही पूछा है तो न्यूट्रॉन क्या होगा, A-Z हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा है मास नंबर और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो A-Z इसका राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, which of the following which of the relation are correct for radioactive atom। रेडियो एटम के लिए हाफ लाइफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये 1/2, ये हमारा होता है 0.6931 बाय लेमडा होता है। और लेमडा हमारा ये हो गया। और लेमडा क्या होता है, तो लेमडा के लिए यहाँ पे एक आती है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ जो आती है वो हमारा होता है 1 बाय लेमडा। अब देखिए फार्मूला अभी हमारा T 1/2 क्या है,
तो ये आया है हमारा 0.6931 बाई लेमडा। लेमडा क्या है, एवरेज लाइफ है, तो इनटू हमारा एवरेज लाइफ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा कि हाफ लाइफ बराबर 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ, इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी से हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखते हैं। Which one of the following has maximum penetrating power? जस्ट अभी आप कुछ देर पहले इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर किसके पास होती है, मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर किसके पास होती है और क्यों होती है, वाई, ऐसा क्यों होती है। तो हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर गामा रेज के पास होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है गामा रेज का। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के कारण उसके पास हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, गामा रेज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसका 100 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो इसका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिस गिवन सिंबल रिप्रेजेंटेड द गेट। आपसे गेट से काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, फिर यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, तो ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा सिंबल पूछा जाता है, फिर बूलियन एक्सप्रेशन पूछा जाता है, और ये काफ़ी इजी है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं। बेसिक गेट में याद रखिए और गेट, एंड गेट एवं यहाँ पे एंड गेट एवं नॉट गेट जो होता है, ये 3 गेट हमारा हो गया बेसिक गेट हो गया। यूनिवर्सल गेट हो गया हमारा यहाँ पे कौन कौन सा, तो और यहाँ पे और नोट को मिल के बनता है नॉर गेट, और नोट और एंड को मिल के बनता है नन गेट। ये दोनों को हम कहते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट ऑप्शन ए में है, तो एंड गेट का जो यहाँ पे सिंबल होता है वो इसका सिंबल इस प्रकार से होता है कुछ, ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये सिंपल सा अच्छे से बना लीजिएगा। ये जो हमारा इस टाइप का होता है ये हमारा हो गया एंड गेट का सिंबल हो गया, एंड गेट का हो गया। और एंड गेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A.B=X होता है। ये हमारा हो गया बूलियन एक्सप्रेशन, ये हमारा हो गया बूलियन सिंबल हो गया एंड गेट का। अब आइए और गेट के बारे में बात करते हैं। और गेट का यहाँ पे आपको सिंबल बताते हैं। और गेट का सिंबल होता है इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का, यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा हो गया और गेट का सिंबल, ये इस तरह से। तो और गेट का यहाँ पे सिंबल हो गया। और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो हमारा होता है A+B=X हो गया। ये हमारा हो गया बूलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है नंड गेट हो गया। नंड गेट से पहले आपको एंड गेट का बता दिए, और गेट का एक बचा नॉट गेट का। ये नॉट गेट की अभी हम बात कर लेते हैं। नॉट गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन और सिंबल जो होता है वो इसका सिंबल देख लेते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये इस प्रकार का रहता है। ये हमारा हो गया नॉट गेट का बूलियन व्यंजक हो गया, बूलियन सिंबल हो गया। अब आइए नेक्स्ट को इसका तो सिंबल देख लिए, अब इसका हम बूलियन व्यंजक देखते हैं। तो इसका जो बूलियन व्यंजक होता है वो हमारा हो जाता है X=, यहाँ पे A2 का बार हो गया। ये का बार मतलब वो मतलब ये उल्टा हो गया, तो ये हमारा हो गया। तो तीनों का बता दिए। अब आपको बताते हैं नंड और नॉर गेट का बताते हैं। नंड गेट का बताते हैं। तो नंड गेट का जो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो फिगर दिया है ये नंड गेट का ही तो ये है, इसका सिंबल है। तो नंड गेट का तो आपको यहाँ पे सिंबल मिल गया, नंड गेट का मिल गया। अब आपको बताते हैं यहाँ पे ऑप्शन बचा नोर गेट का। तो नोर गेट मतलब ये और नोट मिल के बनता है नोर गेट। तो और यहाँ पे हम बना दिए, ये हमारा इस प्रकार से बन गया और गेट। यहाँ पे इस प्रकार से बनता है। एक देखिए और गेट जो हमारा बनता है ये हमारा इस प्रकार से बन गया और गेट, और यहाँ पे नॉट गेट। तो ये यहाँ पे हम नॉट गेट को ऐड कर दिए, ये हमारा बन गया नोर गेट बन गया। तो नोर गेट का सिंबल हमारा ये हो गया,
अब ये दोनों नंद गेट का तो ये और नॉर गेट का भी देख लिए। अब इस दोनों का जो बूलियन व्यंजक है वो बताते हैं। तो नंद गेट का जो बूलियन व्यंजक हो जाता है वो हो जाता है ए डॉट बी का बार। इसका जो बार हो जाता है ए डॉट बी इजकल टू मतलब एक्स हो गया, ये हमारा हो गया नंद गेट का। और नॉर गेट का जो विलियन व्यंजक होता है वो ए प्लस बी का बार इजकल टू एक्स, ये हमारा हो गया नॉर गेट का विलियन व्यंजक हो गया। तो ये सिंपल सा था, इससे आपको करीब 2-3 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आएगा ही, और केवल इसी तरह का आएगा सिंपल सा जो अभी हम बताए ना, केवल इसी तरह का फिगर दे देगा, या तो फिर कोई पूछेगा कि बूलियन व्यंजक क्या होगा, फिर ये नॉर गेट बेसिक गेट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, यही सब क्वेश्चन आएगा और ये सब आपको आसानी से याद हो गया होगा और इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर, द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन दिया है। अब इसका बताना है कि आप इसको कन्वर्ट करना है किसमें, यहाँ पे डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इज, डेसिमल नंबर में देखिए सिंपल सा इसको कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए ये हमारा जब इधर 1 और इधर 1 है तो ये तो लेना ही नहीं है, 12 नहीं लेना, यहाँ पे 18 नहीं लेना। अब ये काफ़ी ज़्यादा होगा तो 9 को हम करके देखते हैं, तो 9 को करते हैं तो 2 से ये हमारा 2, यहाँ पे ये पूरा नहीं कटा, 1 मिनट, यहाँ पे 9 हम ले लिए, 9 यहाँ पे ये शेषफल 1, ये हमारा हो गया 4, फिर 2 से ये 0 और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, फिर इसको 2 से तो ये 0 और 1, तो इधर से हम काउंट करेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 है, तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी यहाँ पे, और 9 यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी आपको स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि जब बात करें यहाँ पे सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये हमारा सेमीकंडक्टर, और इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो रेसिस्टिविटी होगा वो डिक्रीज करेगा, कब, जब सेमीकंडक्टर होगा तब। और यहीं पे अगर वो क्या है कि रेसिस्टर है, डेट मीन्स वो सेमीकंडक्टर ना हो के कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। तो पूछा यही है कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद गेट का बूलियन व्यंजक। अब देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन आ गया कि बूलियन व्यंजक, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नंद गेट इज, नंद गेट का अभी जस्ट आपको हम बूलियन व्यंजक बताएं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बूलियन व्यंजक का अभी तो आपको जस्ट बताए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी इजकल टू वाई, तो या तो फिर एक्स कुछ भी, यहाँ पे ए डॉट बी का बार इजकल टू वाई हो गया। और किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन, स्काई वेव मतलब ये हमारा हो गया कि जैसे स्काई वेव जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि टेलीविज़न है, ये सब किस पे काम करता है, तो ये सब काम करता है रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर जो है वो उसके रिफ्लेक्शन पे हमारा वो एंटीना पे, और उसके बाद वहाँ पे जो सिग्नल आता है जिसके कारण वो टीवी पे हमारा कोई भी प्रोग्राम दिखता है, तो ये किस पे काम करता है, तो रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फेयर पे काम करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर कौन नहीं है, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन या तो फिर ऑल। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो ये इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये मॉडल पेपर का, तो लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है। तो मोबिलिटी का यूनिट जानने से पहले सब आपको ये जानना है कि मोबिलिटी क्या होता है। तो मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू जो हमारा होता है वो हमारा होता है वी डी वाई, ये हमारा वी डी वाई ई हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, ये आप पढ़े होंगे। तो बात करते हैं अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो हमारा मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ये यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हो जाता है हमारा वोल्ट पर मीटर हो जाता है।
इसका मीटर पर सेकेंड है और ये हमारा, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर हमारा हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा। मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर पर यहाँ पे वोल्ट इंटू सेकेंड हो गया। अब देखिए ये किसी ऑप्शन में है, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब इसको क्या करना है कि हमें कन्वर्ट करना है एम्पियर में। तो जब आप इसको एम्पियर में कन्वर्ट करिएगा तो उस टाइम इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर बाय यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा। एम्पियर इंटू मीटर बाय न्यूटन आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। तो यहाँ पे हम टोटल 70 क्वेश्चन देख लिए हैं और सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको हम अच्छे से बताएं, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएं। इसके लिए आपको करना यह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसके अलावा आपको फाइनली ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि अब इसका तो फर्स्ट पार्ट ही अभी मॉडल सेट लाए, फर्स्ट मॉडल, इसके अलावा सेकेंड मॉडल सेट लाएंगे तो उसका भी तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए ना। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, ताकि जब भी हम नेक्स्ट मॉडल पेपर लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको लाइक तो कर देना है, क्योंकि इतना अच्छे से सभी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।